बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी कहानी में मैं हूं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। जब भी किसी के यहाँ औलाद पैदा होती है तो उसको पालने के लिए काफ़ी मुशक्क़त करते हैं वालिदैन। ख़ास तौर पर जब बच्चे की परवरिश शुरू होती है तो उस वक्त माँ की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जब बच्चा कुछ स्पेशल हो, उसके अंदर कुछ कमियाँ हों, तो उसको कुछ ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है और उस वक्त सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है माँ की। आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी ही माँओं से मिलवाएंगे जो कि नो डाउट अगर उनको हीरो कहा जाए उनके बच्चों के लिए तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ राबिया मौजूद हैं, राबिया से बात करेंगे। साथ में इनके मौजूद हैं इनकी बेटी आलिया, और जानेंगे कि आलिया के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या बीमारियाँ थी, किस तरीके से सर्वाइव किया और आज माशाल्लाह आलिया एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। पीछे इनकी वालदा का हाथ है कैसे। अच्छा राबिया, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आलिया जब इसकी बर्थ हुई थी उस वक्त हमने स्टोरीज़ में चेक किया है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने जिक्र भी किया, बताया भी। आलिया की जब बर्थ हुई थी तो उस वक्त आप शॉक थी और बहुत से जो नर्सेज स्टाफ वगैरह सब लोग थे वहाँ पे, वो शॉक थे। क्या वजूहत थी, क्या चीज़ ऐसी, क्या बीमारी थी? एक्चुअली जब ये पैदा हुई थी तो इमरजेंसी सी सेक्शन से पैदा हुई थी और उस वक्त हमें पता नहीं था कि कोई प्रॉब्लम या कुछ है। हमें सिर्फ इतना पता था कि थोड़ा सा जो सर का सकम्फ्रेंस है, जो सर का साइज़ है, वो थोड़ा सा बड़ा था। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने ये कहा था कि शायद पानी हो ब्रेन के इर्द गिर्द, तो हमें इमरजेंसी सी सेक्शन कर लेना चाहिए। जब ये पैदा हुई तो इसकी उंगलियां नहीं थी और इसके जो पाँव की उंगलियां थी जुड़ी हुई थी और सर का जो शेप था वो थोड़ा सा अजीब था एंड इसका जो नेक था वो राइट साइड पे ट्विस्टेड था। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह का बच्चा पैदा होता है किसी भी लेबर रूम या डिलीवरी रूम या ओटी में, तो एक सन्नाटा सा छा जाता है और खुसफुस शुरू हो जाती है नर्सेस की। उस वक्त जो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर जीनत एबा, उन्होंने बढ़ के कहा कि हाँ इसको दो अपना बेबी, ऑफ कोर्स देखना चाहती है अपना बेबी। उस वक्त मैंने आलिया को जब देखा था, जब हम ओटी में थे, उस वक्त उसके जो ये जिस तरह इन्होंने इसको बंडल में रैप करा था, तो उस वक्त जाहिर सी बात है मैंने इसको देखा नहीं था, सिर्फ इसका मैंने चेहरा देखा था। बाद में रिकवरी में इन्होंने आके मुझे बताया कि इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हैं और मतलब अब क्या हाथों में प्रॉब्लम थी? हाथों की उंगलियां नहीं थी, हैंड्स की उंगलियां नहीं थी। एपिट सिंड्रोम बताया गया था कि इन्हें एपिट सिंड्रोम है। पाँव की उंगलियां जुड़ी हुई थी विच इज़ कॉल्ड वेब थी, और सर के जो बोन्स थी वो 3 जगह से जुड़ी होती हैं। जब न्यू बेबी पैदा होता है तो उसकी कोई भी बोन जुड़ी भी नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता महीना ब महीना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तालू में तेल भरो, इसके सर का बहुत हिफाजत आप करो, क्योंकि जो बच्चे का जो सर होता है उसकी जो बोन्स होती हैं वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अपनी फर्स्ट बर्थडे की तरफ आता है, वो उस तरह वो बोन्स जुड़ती जाती हैं। एंड एपिट बच्चों में ये क्रेनियल, जिसे आप खोपड़ी की जो खोपड़ी होती है उसका मेन प्रॉब्लम होता है कि वो जगह जगह से जुड़ा हुआ होता है ऑलरेडी। तो ब्रेन को फिर अगर ब्रेन नॉर्मल भी हो, नॉर्मल का मतलब कि ग्रे एंड वाइट मैटर रेगुलर हो, उसको थोड़ा दिक्कत होती है ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, एपिट जो है ये बीमारी जो है, ये डिजीज़ हुई थी कि एपिट है आलिया को। फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा ये नाम भी, मैंने भी आज फर्स्ट टाइम सुना ये नाम जी। तो क्या पता लगा कि कौन सी बीमारी है, इसके बीच में क्या क्या हो सकता है? बच्चों की ऐसे कितने बच्चे होते हैं हमारे माशरे में जिनमें ऐसी एपिट की बीमारी पाई जाती है? कुछ बारे में आपने फिर डिटेल बताई, फिर आपने शेयर भी की है जी। देखें, जो रेगुलर एपिट होता है जिसके अंदर हाथों की अनोमलीज़ नहीं होती या पाँव की अनोमलीज़ नहीं होती या सर की कुछ इनके टाइप्स होते हैं, जैसे हर डिज़ीज़ को वेरिएशन या टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1 in 65,000 बच्चे जो होते हैं वो एपिट के साथ पैदा होते हैं। 1 in 65,000। 1 in 65,000। अब उसमें से जो रेशो है जिसमें आलिया पैदा हुई थी, जिस रेशो में, वो 1 in 180,000 था। तो अब आप उसको ट्रांसलेट कर लें कि 1 in 2 million उसको राउंड ऑफ कर दें या 1 in 1 million ट्रांसलेट कर दें, लेकिन 1 in 180,000 बच्चों की उंगलियों के बगैर वो पैदा होते हैं, राइट। तो आलिया उस रेशो में पैदा हुई। आजकल म्यूटेशन का रेट जो है वो इतना हाई है कि ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, हर किस्म का आप सिंड्रोम एंड म्यूटेशन आप सुन रहे हो बार बार। तो हम लोग डिस्करेज करते हैं कि प्लीज़ आप लोग सब अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं। मैं और मेरे हस्बैंड रिलेटेड नहीं थे, मेरा एक 6.5 साल का बेटा है, तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बच्ची जो होगी वो एक एपिट सिंड्रोम, एक म्यूटेशन का शिकार होगी।
जैसा कि आपकी कहानी की टीम बात कर रही है उन माओं के हवाले से जिनके बच्चे स्पेशल बच्चे थे, मखसूस बच्चे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी बाय बर्थ होती है जिसको जो है हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी माएँ जिन्होंने अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा और जब उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी पाई गई तो उसके लिए उन्होंने मज़ीद स्ट्रगल की और नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उनके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। सायरा हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की अपने बच्चे के साथ। अमान इनके बेटे का नाम था। बात करेंगे सायरा से जानेंगे अमान की ज़िंदगी के बारे में। अमान ने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, क्या मुश्किलात थी जो कि दरपेश थी। माँ ने तो नो डाउट कि माँ ने तो हर तरीके से किसी भी तरीके से अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन मुश्किलात नो डाउट इन्हें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी होंगी। ये बताइए अमान कैसी नेचर का बच्चा था, उसकी बीमारी के बारे में आपको कब पता चला और फिर जब पता चल गया तो फिर उसके लिए आपने कैसी स्ट्रगल की, ये चीज़ें बताइए। अमान 2002 में पैदा हुआ था। मेरा दूसरा बेबी है ये, मेरी बेटी है बड़ी माशाल्लाह 20 साल की। पैदाइश के दूसरे दिन ही हमें पता चल गया था कि अमान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। अमान पैदाइशी तौर पे एक वीक लिवर के साथ पैदा हुआ था। ही वॉज बॉर्न विद अ डीरेंज्ड लिवर। हेपेटाइटिस था इसको, काफ़ी लंबे अरसे तक हेपेटाइटिस रहा था। डॉक्टर्स यही बोलते थे कि जॉन्डिस है, हो जाता है, जॉन्डिस कॉमन है। तो इसी तरह हम लोग यही सुन रहे थे कि जॉन्डिस है, सही हो जाएगा, ये है, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर पैदाइश के बाद 15 दिन तक ये NICU में ही रहा, इसका जॉन्डिस नीचे ना आए। तो फिर ब्लड टेस्ट हुए और भी टेस्ट हुए तो पता चला कि नहीं, 2-3 प्रॉब्लम्स और भी हैं इसके साथ, सिर्फ जॉन्डिस नहीं है। उस वक्त मेरे ख्याल से मेरी जो परेशानी जो थी ना, मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा, कि ये मुझे इतनी बड़ी परेशानी देखने को मिली, मैं इसको कैसे हैंडल करूँगी। मतलब मुझे याद है आगा खान की कॉरिडोर्स में मैं बैठी रहती थी, रोती रहती थी, सोचती रहती थी कि अल्लाह मियाँ ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होना था ये। तो फिर 1-2 दिन में ऐसे रही, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा, मैं तो ठीक हूँ, ये तो मेरे बेबी के साथ हो रहा है, जिसको इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी हिम्मत की, मेरे होश की, उसको मेरी स्ट्रेंथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आगा खान का ये फेज़ गुजर गया। अमान को 6 महीने तक हेपेटाइटिस रहा था। 6 महीने तक अमान पीला था, फोटोथेरेपी की वजह से बिल्कुल काला हो गया था। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन इतना गुलाबी था, इतना हेल्दी पैदा हुआ था। और मुझे अभी तक याद है कि मैं अपनी अम्मी को मैंने बोला था कि अम्मी इसके हाथ देखिए कितना मोटा है ये। तो होता है ना कि अम्मी बोलती थी कि नज़र लग जाएगी बेटा, इतना मत देखो। लेकिन अमान 6 महीने तक फोटोथेरेपी के बाद 6 महीने तक येलो था, ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे उसके जिस्म पे, कमज़ोर था, बहुत दुबला था, बहुत कमज़ोर था। लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी थी ना वो बहुत चुलबुली थी। इतनी बीमारी के बावजूद ना उसकी जो मुस्कुराहट थी ना वो यहाँ तक होती थी। हम इसे बाहर लेके गए इलाज के लिए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट कज़न्स हैं। हमें ये पता चला कि अमान को कोई जेनेटिक मसला है जिसका इलाज अनफॉर्चुनेटली जिसकी डायग्नोसिस हमारे मुल्क में नहीं है, अब तक नहीं है। अब तक जेनेटिक टेस्टिंग नहीं है हमारे मुल्क में। हम इसे 2 साल का था, हम इसे अमेरिका लेके गए और खौफ में मुब्तला थे हम मियाँ बीवी के क्या निकलेगा, टेस्ट में क्या आएगा। वहाँ जाके अमेरिका जाके भी हमें पता चला कि अमान को जो प्रॉब्लम है वो इतनी रेयर है कि अमेरिका में भी 1 या 2 लैब्स थे जो टेस्ट कर सकते थे। इसकी लिवर की बायोप्सी हुई और उसके बाद हमें पता चला कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है, म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन डिजीज़ होती है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ कहते हैं। और अमान उसमें मुब्तला है, इसके लिवर में वो शुरू हो चुकी थी। आलिया पैदा हुई उस वक्त की जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, नर्सेज भी जो हैं वो बैक एंड पे जाके कुछ बातें कर रही थी और आपको सस्पेंस आ गया था उस वक्त की सिचुएशन पे। उसके बाद फिर आप लोगों को फौरी तौर पे पता नहीं चला, आप आई घर पर आई, आपने आगे देखा जब बच्ची के बारे में आपको पता चला कि मेरी बेटी में प्रॉब्लम्स हैं, तो किस तरह की माशरे की चीज़ों को आपको सहना पड़ा, किस तरह के मामला थे जिनको आपने बर्दाश्त किया? एक्चुअली जो फर्स्ट चीज़ थी कि बिकॉज इतना ट्रॉमा था तो मेरी बेटी को NICU में रेगुलर टेस्टिंग के लिए रखा गया और उन्होंने शाम तक ये बोल दिया था कि भाई अब बेबी इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी और नॉर्मल, आप इसको मतलब वार्ड में आप ले जाएं। लेकिन क्योंकि मैं शॉक में से नहीं निकली थी तो ओवरनाइट इसे NICU में रखा गया था। एंड द थिंग इज़ कि नर्सेस का शॉक
जाहिर सी बात है एवरी टाइम कोई बच्चा पैदा होता होगा एक शौक और सस्पेंस तो होता होगा वार्ड में, लेकिन डेली बेसिस में वार्ड्स में बच्चे विद अनोमलीज पैदा होते हैं और हो रहे हैं। कुछ अबैंडन किए जाते हैं, कुछ दे दिए जाते हैं और कुछ कमरों में रखे जाते हैं। जो मेरा था वो ये था कि मेरी मदर उस वक्त जो थी साथ में, जो मेरी बहुत सपोर्ट रही है हमेशा मेरी ज़िंदगी में, और वो उस वक्त ब्रेक डाउन कर गई थी और उन्होंने बोला कि मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, किस तरह करेगी। और डॉक्टर्स ने हमें बोला कि ये एक ख़तरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, और हम कुछ नहीं कह सकते कि ये बच्चा आज है और कल नहीं है या नहीं है। मतलब उन्होंने मुंह पे हमें बोल दिया था, प्रिपेयर कर दिया था। मुझे याद है मैं उस कमरे से बाहर चली गई थी जब ये सारी बातें हुई थी। टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, बहुत रौनक वाला हॉस्पिटल था। मैं बाहर चली गई और वहाँ पे बहुत बच्चे थे, माएँ थे। मैं कोई अकेली रहने की कोई जगह ढूंढी थी, मुझे कमरा नज़र आया। मैं कमरे में गई वहाँ पे और मैं बहुत रोई। मतलब मुझे था कि मैं रोऊंगी, मैं ठीक होकर फिर वापस आ जाऊँगी। मैं कहा अल्लाह मियाँ मुझे प्लीज़ हिम्मत दे। और जब मैं बाहर आ रही थी उस कमरे से, जब मैं निकल रही थी तो मेरे से भी छोटी एक माँ थी और 3 ट्रिपलेट्स थे उसके। तीनों ने एनजीज ट्यूब्स लगाई हुई थी। वो अल्लाह ने मुझे पहला इशारा दिया था कि तुम्हारा एक प्रॉब्लम में है और ये माँ, इसके तीनों बच्चे ऐसे हैं। और ये वो इतनी काम और कंपोज थी और वो तीनों को अकेले बड़ी प्रैम थी उसमें लेके चल रही थी वो। और मैंने देखा, मतलब आप किसी और को देख के ही आपको हिम्मत मिलती है ना। मैं कहा जब अल्लाह ने इसको हिम्मत दी है तीनों को डील करने के लिए, तो अल्लाह मुझे भी हिम्मत देगा। मेरा तो एक ऐसा है, नहीं सारा नेगेटिव नहीं सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। अच्छा मैम, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के हवाले से जैसे कि एपिड सिंड्रोम है और उसमें डाउन सिंड्रोम है। इस तरह की जो बीमारियां बच्चों में क्यों होती हैं, इनके वजूहात क्या हैं? अच्छा, ये जो है ना, ये पैदाइशी हैं। जब माँ को हमल होता है, जैसे ही वो कंसीव करती है, जैसे हम अब उसमें तो ये होता है कि पता नहीं होता क्या है। इसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो वो पेरेंट्स की तरफ से आता है, दोनों माँ बाप के। मगर ये जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये बच्चे के सेल्स डिवाइड होते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है। और ये जो होता है ना, एक जैसे 1000 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है, 8000 में से एक बच्चा एडवर्ड सिंड्रोम या एपिड सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। तो अब ये हमें कुछ मालूम नहीं होता, एक्सेप्ट जो हम लोग अब आजकल तो बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे आप प्रेग्नेंट हो, पहले 3 महीने का अल्ट्रासाउंड कराएं। उस अल्ट्रासाउंड में कुछ पता पड़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं उनके ख़ानदान में ऐसे बच्चे पहले कभी पैदा तो नहीं हुए। अगर बाप के ख़ानदान में या माँ के ख़ानदान में कहीं ना कहीं। अब देखिए, डाउन सिंड्रोम जो है ना, हमारे पास है, मगर ये बहुत ज़्यादा बाहर है, क्योंकि वहाँ हमारे पास तो लड़कियों की शादी फिर भी 25-30 तक हो जाती है। वहाँ तो 40 साल 35 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं, फिर शादी होती है। इस वजह से डाउन सिंड्रोम जो है उसमें 1-2 जो है ना वजूहात वो है, पर ये नहीं कि हर एक जो है ना इस एज में लाइक अब एक में 300 माओं में एक माँ हो जाएगी, इस तरह से हो जाता है वो। और फिर जब बच्चा जैसे उसमें फिर अगर पता पड़ जाए पहले 3 महीने में, तो फिर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। उसमें बच्चे का जो है ना, जो वाटर होता है उसमें से पानी लिया जाता है। आजकल तो पाकिस्तान में भी ये सब टेस्ट होते हैं, पहले नहीं पता पड़ता था, मगर अभी। और आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मगर वो भी काफ़ी मिस कर लेते हैं।
बच्चे जो होते हैं अमूमन इनकी जो है केयर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा जाके हमें करनी पड़ती है। तो इनमें क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी जिनका आपने ख्याल रखा काफ़ी ज़्यादा? हाँ, केयर बहुत मुश्किल होती है और उसके लिए हर स्टेप पे हमें खुद लर्न करना पड़ता है और रीलर्न करना पड़ता है कि किस तरह क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे एपिड के जो बच्चे होते हैं उनके दांत बहुत लेट आते हैं, तो बहुत देर तक, हालांकि हर सब कुछ खा रहे होते हैं, नोकीली चीज़ें नहीं खा सकते और यूजुअली इनका जो खाना होता है वो मैश करके खिलाया जाता है अप टिल 2 साल की उम्र तक। 2 साल की उम्र पे इन लोगों इनके टीथ जो होती है, टीदिंग बहुत देर से होती है। एंड जब टीदिंग शुरू होती है मोस्टली एट अराउंड 2, उस वक्त जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो माउथ का जो दांतों का पेन होता है वो उस तरह होता है जैसे किसी एडल्ट को पेन हो रहा, किसी बड़े का दर्द हो रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक 2 साल के बच्चे को अगर एक 20 साल की उम्र के किसी के दांत में दर्द हो, वो दर्द हो रहा हो, तो किस तरह की फीलिंग हो। मीन्स इनके 2 साल तक इनके टीथ नहीं आए और 2 साल बाद एकदम से ऐसे आते हैं जैसे किसी बड़े के साथ। बिल्कुल, और वो एकदम एक के बाद एक आते हैं। तो अभी भी जैसे इसके लास्ट 2-3 दांत आ रहे हैं अब, एंड बहुत ज़्यादा पेन होती है, मुंह में पेन होता है। इनके हाथों का केयर, जैसे जब इनके कास्ट खुले 15 महीने की उम्र में, तो एकदम से एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी जैसे हर बच्चे में होती है, सॉकेट में हाथ डालना, ये करना, वो करना। एंड माशाल्लाह से काफ़ी नोटी भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि सारा वक्त इनकी हिफाजत की जाए। एक और चीज़ होती है जैसे आलिया, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो आलिया की हेल्प आउट करते हैं। मेरे मदर के भी घर में, मेरी सास के भी घर में, मेरे भी घर में। और इससे ये होता है कि आलिया की ख़ुद की हिफाजत होती है। बिकॉज़ एक और चीज़ है, ये नॉन वर्बल है अभी तक, ये 3 साल की है लेकिन अभी तक बोलती नहीं है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द बोलना शुरू करेगी, लेकिन पेरेंट्स भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। अगस्त 2014 में अमान डेवलप्ड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एपिलेप्सी। इसको जो सीजर्स आने शुरू हुए वो बहुत डिफ़िकल्ट सीजर्स थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीजर्स थे, बहुत स्टबन सीजर्स थे कि जिसका इनके बारे में डॉक्टर्स ने बताया था कि ऐसे सीजर्स जो हैं आएंगे। उन्होंने बोला था कि एपिलेप्सी इसकी एक पार्ट है, क्योंकि अमान को आई थिंक 1 या 2 दफ़ा बहुत माइल्ड एपिसोड सीजर्स के आते थे। उन्होंने बोला कि एपिलेप्सी एक पार्ट है और उसका एक इलाज हमने शुरू भी किया हुआ था। और मैं भूल जाती थी कि अमान को एपिलेप्सी है, क्योंकि वो नहीं नज़र आती थी। 6-6 महीने तक इसको वो एपिसोड नहीं होते थे। स्कूल भी जाता था लेकिन एक फ़िक्र रहती थी पीछे, लेकिन मुझे कभी ये परवाह नहीं होती थी, फ़िक्र नहीं होती थी कि खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा बीमारी देखने को मिलेगी इसके साथ, या किसी को मुझे ज़्यादा तकलीफ़ देखने को मिलेगी। क्योंकि ये इतना खुश रहने वाला बच्चा था, ये इतनी खुशियाँ बांटता था कि इसका कभी बुखार हो या कभी माइल्ड डायरिया हो, ये खुश रहता था। मुझे नहीं याद, मुझे कोई दिन ऐसा याद नहीं है जब अमान उदास हो, जब अमान सैड हो, जब अमान के अंदर कोई मायूसी हो या किसी चीज़ की परेशानी हो। और चूँकि अमान इतना खुश रहता था ना, तो मैं खुश रहती थी, और जब मैं खुश रहती थी तो मुझे हिम्मत मिलती थी। तो अमान ने मुझे इतना कुछ सिखाया इन 12-13 सालों में। उसने मुझे इतना बेहतरीन मुसलमान बनाया, उसने मुझे इतना पाबंद बनाया नमाज़ों का, उसने मुझे अल्लाह के वो इतने करीब लेकर आया है कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं अल्लाह से जो मांग रही हूँ वो मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता था कि मिरेकल्स मेरे लिए बने, कि आई स्टार्टेड टेकिंग मिरेकल्स फॉर ग्रांटेड, कि जो मैं चाहूँगी मुझे अमान मौज़े के तौर पे वो करके दिखाएगा। अमान ने मुझे बहुत सब्र करना सिखाया, मुझे बहुत बर्दाश्त करना सिखाया। मैं बात कर रही थी 2014 की, जब अमान
अमान को पहला एक एटॉनिक सीजर होता है। एटॉनिक होता है कि आप चलते चलते गिर पड़ें। सीजर में मुख्तलिफ़ किस्म के सीजर्स होते हैं। अमान को एटॉनिक सीजर पहला आया कि वो खड़ा हुआ है, वो फ्लैट ऑन द ग्राउंड, चाहे वो ज़मीन हो या बाथरूम की फ़र्श हो या सीढ़ियाँ हो, उसको ये वाले सीजर्स आना शुरू हो गए। और ये इतने ख़तरनाक सीजर्स थे कि पहले को ये उसको चोटें लगना शुरू हो गई। मगर अगर आप ज़मीन पे गिरे, आपको चोटें लगें, उसको स्टिचेस लगना शुरू हो गए। हम एक डॉक्टर के पास गए, हम दूसरे के पास गए, हम तीसरे के पास गए, मैं 4-5 टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट जो थे, सबको मैंने कंसल्ट किया। एक दवाई शुरू की, फिर एक हफ़्ते के बाद दूसरी दवाई शुरू की, फिर तीसरे हफ्ते हमने एक और दवाई ऐड की। फिर ड्रग ट्रायल इसकी जो शुरू हुई इस बेचारे की सितंबर 2014 से लेकर पिछले साल की एंड तक, इसने इतनी दवाइयाँ इसको लोड कर करके हम दवाइयाँ देते थे कि इसके सीजर्स रुक जाएं, इसके सीजर्स रुक जाएं। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। सारा जो खुदा की मर्ज़ी होती है उसमें तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मान की पिक्चर्स में देख रहा हूँ, पीछे काफ़ी पिक्चर्स हैं उनकी, आपके साथ भी हैं, फैमिली के दूसरे मेम्बर्स के साथ भी हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं ना। मुख्तलिफ पिक्चर्स में हम देख रहे हैं अमान जो है फैमिली के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, मेरे ख्याल से गालिबन उसके बर्थडे की पिक्चर है ये, और सी साइड वगैरह पे। तो कुछ इनकी बताएंगे इनकी पिक्चर्स जो हैं कहाँ की किस तरह की एक्टिविटीज़ थी? इसे फ़ोटोज़ खिंचाने का ना बहुत शौक़ होता था। आप देखेंगे हर फ़ोटो में ना इसकी एक ख़ास स्माइल होगी, ख़ास पोज होगा इसका। ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये वाली इसकी ये जो स्माइल थी ना, इसकी ट्रेडमार्क स्माइल थी। जैसे कि आप बता रहे थे बचपन में भी एक बड़ी सी स्माइल और ये इसकी यही स्माइल ना उसी की इमेज में याद करती रहती हूँ। मैं इसको बीमारी में नहीं याद करती कि इसके साथ ये बीमारी थी या ये प्रॉब्लम था, मैं इसको सिर्फ मुस्कुराता हुआ याद करती हूँ, क्योंकि इसकी मुस्कुराहट ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे इतनी मजबूती दी, मुझे इतना उसने सब्र सिखाया है इस बच्चे ने कि बस इसकी मुस्कुराहट मेरे लिए काफ़ी है। ये जो इसकी फिक्स्ड इमेज है ना, ये इसकी जो खूबसूरत सी शक्ल और ये मुस्कुराहट, ये मुझे आगे मैच्योरनेस एक चेहरे पे नज़र आ रही है इसके। मतलब हर समझदारी इसके चेहरे और मैं इसको हीरो बोलती थी। मैंने आपको ये बताई नहीं थी, इसको ना मैं हीरो बोलती थी, और इसको पता था कि मैं हीरो हूँ। इसको बोलता था कि मामा मुझे हीरो बोलती है। आलिया को भी आप लेके बाहर आई हैं। आलिया का खेलने का वक्त है जी, तो खेलने के वक्त में इसमें बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? ऐसे बच्चों को खासतौर पर पसंद होती हैं? आलिया की तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी जो आपने इसके वक्त के साथ बनाई होंगी। हर रोज़ जैसे आजकल 5:45 बजे के वक्त ये गार्डन में आती है, या गार्डन में जिस दिन हम लोग नहीं आ सकें उस दिन ये क्या कहते हैं पार्क हम लोग जाते हैं, हिलाल पार्क। हमारा डेली वो एक है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग हिलाल पार्क जाते हैं इसके साथ। ठीक, तो अच्छा पार्क में जाते हैं, बच्चे वहाँ खेलते हैं। इन बच्चों के बारे में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनकी बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, तो क्या इनका जो रहन सहन है, उठना बैठना, पसंद नापसंद, ये चीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं? देखिए, पसंद नापसंद तो हर बच्चा बता देगा आपको, राइट, और उस तरह आलिया भी बता देती है आपको। तरह अब जाओ उस तरह ये भी बता देती है कि इसके नापसंद पसंद क्या है। लेकिन इसको आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है, गार्डन बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है, बीच बहुत पसंद है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा इसको बीच ले जाएं। हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ रही हैं, राबिया रही हैं और सायरा रही हैं। राबिया की बेबी हैं आलिया, उन्हें अपर सिंड्रोम है, और सेकंड एक हमारे साथ जो सायरा मौजूद रही, उनके बेटे को एक बीमारी थी माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसके रीजंस क्या हैं, क्यों होती है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें बोन्स का चला जाता है प्रॉब्लम, एबनॉर्मल्स हो जाते हैं बोन्स, वो भी बाय बर्थ है। वो भी आपको ये जो है ना, जब बच्चे बनता है पेट में माइटोसिस होती है, एम्ब्रियो एक डेवलप होता है, तो उसमें जो है ना ये एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। और जब बच्चा व्हेन द इज़ डिलीवर्ड, वो थ्रू आउट लाइफ जो है ना, वो ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बोन्स सही डेवलप नहीं होते, और हार्ट जो है ना मोस्टली। सायरा के साथ कुछ ऐसा था कि सायरा बता रही थी कि जब बच्चा छोटा था उस वक्त उनको कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ, उसके जिगर का प्रॉब्लम था कुछ,
लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, तो उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते एकदम से जो है ऐसा हुआ कि उस बच्चे की ज़िंदगी पलट गई। बिल्कुल हंसता खेलता चहकता बच्चा जो है बिस्तर पर आ गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी अपनी गंवा दी उससे। अच्छा, एक ये बात है कि इन सिंड्रोम में भी स्टेजेस होते हैं। बहुत कोई बच्चे तो फुली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे कम होते हैं, फिर वो नॉर्मल पैदा होते हैं और बाद में जाके उनका पता पड़ता है जैसे ग्रोथ होती है, क्योंकि वो ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो सकते। वो माएँ जो इस वक्त आपको देख रही हैं जिनके बच्चों में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, कहीं हिम्मत हार बैठती हैं, बच्चों को खुद से दूर कर देती हैं, कोई मुख्तलिफ जैसे ईदी सेंटर में बने हुए इदारे और मुख्तलिफ इदारे बने वहाँ भेज देते हैं, उन माओ को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? ये बच्चे सेलेक्टिव पेरेंट्स को अल्लाह मियाँ चूज़ करता है। सबको ये बच्चे नहीं मिलते हैं, अल्लाह चूज़ करता है हमें। अल्लाह ने कुछ तो कुछ देखा होगा ना हम माओ के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, जिनको ये बच्चे मिलते हैं। ये वसीला है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारा। मैंने बोला ना आगे कि अमान ने मुझे बहुत बहुत बेहतरीन मुसलमान बना दिया, मेरे अल्लाह के बहुत करीब वो लेकर आया। उसने मुझे ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत सबक सिखाए, सब्र के, बर्दाश्त के और बेपनाह मोहब्बत के, कि ये इतने प्यार करने वाले बच्चे हैं, इनको आप छुपाइए मत, इनको आप लोगों से डिस्कस करें, लोगों से शेयर करें, बताइए लोगों में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई फ़िज़िकल है या कोई मेंटल इशू है तो आप डिस्कस करो। छुपा के क्या मिलेगा? परेशानी आपको उठानी पड़ेगी, आपका बच्चा मुस्तकिल सफ़र करता रहेगा। मेरा ये मैसेज है उन माओं से जो ऐसे, जिनके बच्चे ऐसे हैं, कि आप प्लीज़ इनको हर जगह लेके जाइए, घुमाइए फिराइए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्यार चाहते हैं, तवज्जो चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम माशरे में रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम होल हार्टेडली ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनको हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, इनको हम इंक्लूड करें, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हों, हम ऐसे बच्चों को हर जगह इंक्लूड करें। इन बच्चों का हक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात ट्वीट करूँगी कि एपर्ट और डाउन्स के अलावा बहुत करोड़ बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स और ऐसे सिंड्रोम्स हैं जैसे म्यूटनेस, बहरे गूंगे बच्चों की, ठीक है, जो वैसे बिल्कुल सही लगते हैं लेकिन उनको सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा होता। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी, 3 साल पहले मैंने आलिया के साथ मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी। 2 साल पहले मैंने स्पेशल नीड्स पाकिस्तान फेसबुक पे स्टार्ट करा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, और अगर आप साउथ एशिया वाला सेक्टर ले लें, तो माँओं को अगर सपोर्ट मिल जाए, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए, तो वो दुनिया का हर काम कर सकती है, राइट। मैं सिर्फ गुजारिश करूँगी हस्बैंड से कि वो थोड़ी सी अपनी वाइफ्स का सपोर्ट और स्ट्रेंथ बने। बिकॉज़ देखें, मैं बहुत लकी थी अली के मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने मुझे डिवोर्स नहीं दिया, उन्होंने मुझे अबैंडन नहीं करा। हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अबैंडन कर दी जाती हैं, जिनको फिर ये सोचना पड़ता है कि क्या मैं अपनी फैमिली, ये घर बार अबैंडन कर दूँ या ये बच्चा अबैंडन कर दूँ। तो ये एक बहुत टफ़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैं मदर इन लॉज से रिक्वेस्ट करूँगी, जो एक बहुत अहम पार्ट होती हैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का, कि प्लीज़ अपनी डॉटर इन लॉज को अपनी बेटियों की तरह रखें, क्योंकि ये उन्होंने कोई जानबूझ के तो नहीं हुआ है पैदा बेबी ऐसा, राइट। किसी भी अनोमली के साथ या किसी भी प्रॉब्लम के साथ ये किसी भी घर में पैदा हो सकता है ऐसा बेबी। तो प्लीज़ सपोर्ट दें, क्योंकि अगर उनको सपोर्ट राइट टाइम पे मिल जाएगा, अर्ली इंटरवेंशन के साथ, बच्चे बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं और ऐसे बच्चे बहुत काबिल और इंटेलिजेंट होते हैं। तो फैमिली सिस्टम, हस्बैंड्स, पेरेंट्स, इन लॉज, फैमिलीज़, सब एक बहुत यूनिक सपोर्ट सिस्टम बनाएं जिसकी वजह से ये बच्चे आगे बढ़ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राबिया, आपने हमें वक्त दिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@onnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, आइए ज्वाइन कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।